हेलो दोस्तों, विनायक नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑब्स एंड गायनिक के हम लोग एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। शुरू करेंगे आज का लेक्चर। यस, विनायक नर्सिंग एकेडमी एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है या कोचिंग है जो कि सबसे कम कीमत में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी करवाती है। तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर आज के सक्सेस मंत्र के साथ में कि डोंट वॉच द क्लॉक। घड़ी को मत देखिए डियर, डू व्हाट इट डज। घड़ी जो कर रही है वो करिए, चलते रहिए। यस, कीप गोइंग, यानी लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी डियर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन्वॉल्व द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। मार्जिन मतलब होता है किनारे से, ठीक है, किसी भी एक किनारे से प्लेसेंटा के। नॉर्मली जो है प्लेसेंटा वो बीचों बीच अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बीचों बीच यहां से जुड़ी होती है। यस और नो? फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से अपना हो गया कौन? फीटस। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड बीचों बीच जुड़ी होती है, दैट इज नॉर्मल प्लेसेंटा। ठीक है, बट अगर ये मार्जिन से यानी एक किनारे से जुड़ी हो, इस प्रकार की प्लेसेंटा को क्या कहा जाएगा डियर? ऑप्शन है अपने पास में बैटल डोर प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेंसी और वेलामेंटस प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन सोल्व करना अपना मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना और उसके साथ में क्वेश्चन सोल्व करना अपना मकसद है। तो चलिएगा, सभी प्रकार के प्लेसेंटा मैं आपको बता देता हूं विद इमेजेस, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो विद इमेजेस बताता हूं कि सभी प्रकार की प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट। तो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट के आधार पे यस डियर प्लेसेंटा कुछ इस प्रकार से अपने पास में होती है डियर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज बाइलोब्ड प्लेसेंटा। ऐसी प्लेसेंटा जिसमें प्लेसेंटा दो हिस्सों में बटी होती है, दैट इज बाइलोब्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डियर। दूसरा, यस डियर, सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा। सर्कम मार्जिनेट, तो देखिए मार्जिन्स जिसके डिस्क शेप ना हो उसे अपन क्या कहेंगे? सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा कहा जाएगा। नेक्स्ट आती है डियर वेलामेंटस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है वेलामेंटस प्लेसेंटा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, ऐसी प्लेसेंटा जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से, देखिए ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है जुड़ने से पहले ही 3-4 ब्रांचेज में बट जाए। जैसा कि आप इसमें क्लियर देख रहे हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। यस और नो? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और अम्बिलिकल कॉर्ड इससे प्लेसेंटा से जुड़ने से पहले देखिए ब्रांचेज के अंदर बदल गई। यही इसका ही इमेज ये है। ये भी कौन सी है डियर? ये भी सेम ही है, वेलामेंटस। ठीक है, वेलामेंटस प्लेसेंटा का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये एक लाइव इमेज है जिसमें आपको लाइव प्लेसेंटा दिख रही है। तो इस प्लेसेंटा में देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया और अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा, देखो ये हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से पहले ही देखो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। इस प्रकार की प्लेसेंटा को अपन क्या कहेंगे? वेलामेंटस प्लेसेंटा कहा जाता है। याद रखिएगा, आज ही बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इमेज बेस्ड भी आ सकता है और डायरेक्ट लैंग्वेज बना करके भी पूछ सकते हैं डियर। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज द वेलामेंटस प्लेसेंटा। इसका एक इमेज ये भी हो गया। नेक्स्ट हो गई डियर बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा का मतलब होता है किसी एक किनारे से, बीचों बीच नहीं जुड़ करके किसी एक किनारे से प्लेसेंटा अगर जुड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे डियर? बैटल डोर प्लेसेंटा कहेंगे। इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बैटल डोर प्लेसेंटा। यानी ऐसी प्लेसेंटा जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से किनारे से जुड़ी होती है, इसे अपन क्या कहेंगे डियर? बैटल डोर प्लेसेंटा कहा जाएगा। यस और नो? याद रखिएगा। ठीक है, तो बैटल डोर का मतलब होता है किनारे से जुड़ी होना। बाकी सर्कमवेलेट का क्या मतलब होता है वो भी सीखेंगे, देखिएगा। तो बैटल डोर प्लेसेंटा अपन को समझ में आ गई किनारे से। वेलामेंटस का मतलब हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड पहले ही 2-3 ब्रांचेज में बट जाए फिर प्लेसेंटा से अटैच हो। तीसरा जो है अपना इंपॉर्टेंट, यस डियर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। तो सर्कमवेलेट का मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का एक एक्स्ट्रा फोल्ड उसी को कवर कर ले, उसे अपन क्या कहेंगे डियर? सर्कमवेलेट प्लेसेंटा कहेंगे। जिसका ये एक एग्जांपल देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड का फोल्ड ही है, वो वापस से फोल्ड होकर के अम्बिलिकल कॉर्ड को ही क्या कर लेता? कवर कर लेता है, दैट इज नोन एज सर्कमवेलेट। जैसा कि पता चला, सर्कुलर में कवर कर लिया, सर्कमवेलेट
प्लेसेंटा, तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा भी याद रखना, मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा फोल्ड एंड कवर द प्लेसेंटल पार्ट, दैट इज नोन एज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। तो वेलामेंटस, सर्कमवेलेट और बेटलडोर ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है यहाँ पे अपने पास में सक्सेंचुरिएट लोब, तो इसमें एक एक्स्ट्रा लोब बन जाता है छोटा सा प्लेसेंटा का। देखो यहाँ तो हो गया बाई लोब, इक्वल लोब, इसमें एक छोटा सा लोब बिल्कुल अलग हो गया और इसमें जो है ब्रांचेस जाकर के जुड़ रही है। इस प्रकार की प्लेसेंटा को अपन सक्सेंचुरिएट लोब के नाम से जाना जाता है। बाकी तीन है इंपॉर्टेंट इसमें जहां से क्वेश्चन आते हैं, और वो तीनों कौन सी है? फर्स्ट हो गई बेटलडोर, सेकंड हो गई वेलामेंटस और थर्ड हो गई डियर सर्कमवेलेट। नॉर्मल प्लेसेंटा वो बीचों बीच जुड़ती है बच्चों। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो अभी कभी भी क्वेश्चन गलत मत करना। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, इसमें कुछ भी पूछा जाए, घुमा फिरा करके लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, इमेज माइंड के अंदर रखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, तो दूसरा अपना क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन को पहचानिए। चार ऑप्शन है अपने पास में। पहला ऑप्शन है कि ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कोइड, ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्क शेप होती है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ये कैसा है डियर? करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर डिस्क शेप होती है ह्यूमन प्लेसेंटा। दूसरा, ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, हीमो का मतलब होता है डियर मदर ब्लड, मदर ब्लड, और कोरियन का मतलब होता है डियर यस फीटल पार्ट, फीटल पार्ट। तो फीटस और मदर के बीच में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के द्वारा एक्सचेंज करना गैसेज का, वेस्ट का, इस प्रकार के प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहा जाता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है डियर? करेक्ट हो गया। ये सुनो, तीसरा, प्लेसेंटा एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द बेबी। ये तो इजी सी बात है, तो आपको पता है, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये सुनो, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यस और नो? तो प्लेसेंटा के बारे में तीनों जो है सेंटेंस है वो सही है, इसका मतलब फोर्थ आंसर अपना सही होगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बट इजी क्वेश्चन में भी अपन और चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी सबसे छोटी होती है उसे अपन क्या कहेंगे डियर? वो होती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। तो ये सबसे छोटी होती है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, फीटस को जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है डियर। तो याद रखिएगा, फीटस को आईजीजी जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी टू फीटस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो राइट आंसर सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन का कॉन्सेप्ट वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, माइक्रोबायोलॉजी में भी है और ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं। तो देखिएगा 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, यानी इन्हें अपन एंटीबॉडीज कह सकते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन कह सकते हैं। यस और नो? और इनका जो फॉर्मेशन है वो कौन सी सेल करती है डियर? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडी की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लाज्मा सेल है बी लिम्फोसाइट का मॉडिफिकेशन है, बी लिम्फोसाइट का मॉडिफिकेशन है। तो बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। यस डियर, इस प्रोसेस को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? ह्यूमोरल। इसे अपन क्या कहेंगे डियर? इसे अपन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहेंगे, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाएगा। प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, क्या कहलाएगा डियर? प्लाज्मा सेल या फिर बी लिम्फोसाइट, एक ही बात है। बी लिम्फोसाइट ही मॉडिफाई हो जाती है प्लाज्मा सेल में, जो कि फैक्ट्री होती है एंटीबॉडी की, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अलावा 5 प्रकार के एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, ये कौन कौन सी है? सबसे पहले बात करें आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम। स्ट्रक्चर की बात करें तो आईजीए के अंदर 2 वाई चेन पाई जाती है, इसलिए इसे डायमेरिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इन डी, ई और जी के अंदर सिंगल चेन पाई जाती है, इसलिए इन्हें मोनोमेरिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक, और आईजीएम में 5 चेन पाई जाती है, वाई चेन, इसलिए इसे पेंटामेरिक। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर कि विच एंटीबॉडी हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, तो आईजीएम हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा डियर आईजीए है वो कहां पाई जाती है? बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस एंड बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स।
ठीक है, याद रखिएगा, हर चीज नहीं लिखेंगे। तो बॉडी सरफेसेस की बात करें, जैसे कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाएगी, ये सुनो, पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये पाई जाएगी। बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो बॉडी फ्लूइड्स में आंसू यानी टीयर्स में, सलाइवा में ये पाई जाती है, और ब्रेस्ट मिल्क में ये पाई जाती है। तो जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, कोलेस्ट्रम जिसे कहा जाता है, येलो कलर का, तो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा होती है ये वाली। बाकी नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये बच्चे को प्रोवाइड होती है डियर। दूसरा बात करें, आईजीडी जो है वो बी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट रहती है, और ये एक्टिवेट करती है डियर मास्ट सेल को और बी सेल को, दोनों को ये एक्टिवेट करने का काम करती है। आईजीई को अपन एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी एंड पैरासाइटिज्म कहते हैं, पैरासाइट इन्फेक्शन। तो जब भी पैरासाइट इन्फेक्शन या एलर्जी होगी तो आईजीई ट्रिगर होगी। जब भी हाइपर सेंसिटिविटी होगी, कौन सी रिलीज होगी? आईजीई रिलीज होगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी के केस में भी आईजीई ही रिलीज होती है डियर, ठीक है। और एलर्जी और पैरासाइटिक कंडीशन में भी यही रिलीज होती है, और ये हिस्टामिन रिलीज करवाती है बाय द मास्ट सेल। और हिस्टामिन क्या करवाता है डियर? एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीजी। तो आईजीजी हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। दूसरी बात करें, इट इज द मेन एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की मेन एंटीबॉडी पूछी जाए तो वो कौन सी होती है डियर? आईजीजी होती है। और याद रखिएगा, मेन एंटीबॉडी, मेन का मतलब प्राइमरी बोल सकते हैं, मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी होती है डियर? ये होती है आईजीएम। तो आईजीएम मेन एंटीबॉडी है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की मेन एंटीबॉडी है आईजीजी। ये पूरा फिनोमिना अपन को समझ में आएगा जब एंटीबॉडी पढ़ेंगे। जब भी अपन को फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है किसी इन्फेक्शन का, तो जो रिस्पॉन्स बॉडी में ट्रिगर होता है वो रिस्पॉन्स कौन सा होगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। तो उस टाइम आईजीएम बनती है सबसे ज्यादा, और ये करंट इन्फेक्शन को दर्शाती है। ये किसको शो करेगी डियर? सो करंट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब मैं बोलूं किसी पर्सन में आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट इन्फेक्शन। जबकि ये पास्ट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट इन्फेक्शन को ये रिप्रेजेंट करती है। यानी किसी में अगर आईजीजी का लेवल बढ़ा है, इसका मतलब पास्ट से इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके बारे में बाकी अपन बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैन बी मेजर्ड बाय। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है डियर? एएफआई क्या है? यस, एएफआई एक ऐसा मेथड है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एस्टिमेट किया जाता है। तो नॉर्मल एएफआई होता है डियर, याद रखिएगा, दिस इज 5 to 25 सेंटीमीटर, और आइडियल अगर बात करें तो 8 से 18 सेंटीमीटर जो आइडियल होता है। बाकी 5 से कम होगा तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनोज कह देंगे, और 25 से ज्यादा हो जाएगा तो उसे पॉलीहाइड्रोमिनोज कह देंगे। पिछले सेशन में भी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, याद आ गया होगा। तो इसको किससे अपन नापते हैं डियर? तो नापने का एक तरीका होता है जिसे अपन बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। यूएसजी के द्वारा जो है एएफआई देखा जाता है। कैसे देखते हैं? पिछले सेशन में अपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था एब्डोमेन को इसमें 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं थ्रू द अम्बलाइकस, और हर कॉलम में, हर क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं डार्क स्पॉट कितना है, उस डार्क स्पॉट की वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं। तो मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में ये हाइट आई 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 4 सेंटीमीटर आई, तीसरे के अंदर 6 सेंटीमीटर आई, और चौथे के अंदर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आई। तो जोड़ देंगे 5 4 9 6 15 3 18, तो इसका एएफआई कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज क्वाइट नॉर्मल। समझ में आ गया? इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में है फीटस के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीका है फीटस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को नापने का, जिसमें अपन किसकी सहायता लेते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसमें वर्टिकल हाइट नापी जाती है, ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे नहीं नापते हैं। कैसे नापते हैं? वर्टिकल हाइट को यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। चलेगा, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी है, ओबीजी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है ऑल आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, इनमें सभी इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड है, तरीके हैं, एक को छोड़ करके, ठीक है। तो वो कौन सा है? इसका मतलब तीन, इनमें से तीन ऑप्शन में इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड है और एक नहीं है, ऐसा यहां पे पूछा है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है डियर? जब जब याद रखिएगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाती है, प्रोलॉन्ग लेबर होने के केस में यस नीड ऑफ इंडक्शन की जरूरत पड़ती है। इंडक्शन का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, लेबर को बढ़ाना, लेबर की प्रोग्रेस को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। अगर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे तो लेबर है वो जल्दी से हो जाएगी। इसको करने के तीन मेथड अपने पास में होते हैं डियर, तीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट तरीका क्या है डियर? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यस डियर, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे कर सकते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है ना, एमनियोन एंड कोरियोन, कौन सी मेम्ब्रेन होती है डियर? एमनियोन अंदर की होती है और कोरियोन बाहर की साइड। देखिएगा, ये मान लीजिए ये मतलब फीटस है, ठीक है, ये हो गया फीटस, ठीक है, और ये प्लेसेंटा से इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगी? एक अंदर की साइड में एमनियोन होगी, बाहर की साइड में कोरियोन होगी। तो अंदर की साइड में होगी एमनियोन और बाहर की तरफ कोरियोन, ठीक है, एमनियोन एंड कोरियोन, इन्हें मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है डियर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन दिया जा सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। और तीसरा डियर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दिया जा सकता है, बट प्रोस्टाग्लैंडिन से ज्यादा सेफ है ऑक्सीटोसिन। तो ये तीनों मेथड है डियर, किसके मेथड है? यस, इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड है, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड यानी ये भी हो गया, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, तीनों है। इसका मतलब ये नहीं है, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मिथार्जिन, ठीक है। और मिथार्जिन को अपन मिथाइल अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन के नाम से भी जानते हैं। मिथाइल अर्गोमेट्रिन के नाम से किसको जाना जाता है डियर? मिथार्जिन को जाना जाता है। अर्गोमेट्रिन वर्ड जब भी आ जाए किसी ड्रग के आगे, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताता हूं, याद रखिएगा। यस, ये यहाँ पे यूज करते हैं किसके अंदर? पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट या रोकने के लिए क्या किसका यूज करेंगे डियर? अर्गोमेट्रिन का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिस भी ड्रग के आगे अर्गोमेट्रिन आ जाए, आगे कुछ भी हो, मिथाइल हो, कुछ भी हो, अर्गोमेट्रिन आ गया तो हमेशा याद रखिएगा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है, पोस्टपार्टम पीपीएच ब्लीडिंग, यस, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी ब्लीडिंग जो है उसे रोकने के लिए जो है मिथार्जिन का यूज करते हैं। तो मिथार्जिन का यूज इंडक्शन ऑफ लेबर में तो बिल्कुल नहीं है। इसका यूज किस में है डियर? यस, इसका यूज है पीपीएच की ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए। अर्गोमेट्रिन नाम आ रहा है, याद रखिएगा। मिथार्जिन का दूसरा नाम है मिथाइल अर्गोमेट्रिन, ठीक है, याद रहेगा आपको। ये क्वेश्चन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी जरूर मिलेगा एग्जाम में। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसा कि इसमें लिखा है मिथार्जिन आल्सो नोन एज मिथाइल अर्गोमेट्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। व्हाट इज द प्रोपोर्शनेट वेट ऑफ द प्लेसेंटा टू द बेबी? बेबी देखो, एट टर्म, एट टर्म की बात हो रही है, टर्म बोलते हैं 37 से 40 वीक पे, 37 से 40 वीक की प्रेगनेंसी को अपन एट टर्म कहते हैं। यानी टर्म पे प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है, उस टाइम पे प्लेसेंटा और फीटस, अभी बेबी लिख दिया बट फीटस लिखना चाहिए क्वेश्चन में, प्लेसेंटा अनुपात फीटस का वेट कितना होगा, इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो एट टर्म पे हमें अच्छे से पता है फीटस का वेट होता है 3 kg, आइडियल वेट कितना होता है डियर? 3 kg होता है। तो प्लेसेंटा का वेट पता लग जाए तो अपन को ये रेशियो पता लग जाएगा। ऑप्शन है अपने पास 1:2, 1:4, 1:6, 1:8। पहले प्लेसेंटा, बाद में फीटस दे रखा है। तो 1:2 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1:2 के लिए प्लेसेंटा का वजन 1.5 kg चाहिए, बट इतना नहीं होता है डियर। तो प्लेसेंटा का वेट याद रखिएगा एट टर्म 510 ग्राम के अप्रोक्स होता है। तो अपन यहां लिखते हैं 500 ग्राम, 500 ग्राम।
ठीक है, तो 500 ग्राम को 3 केजी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 500 ग्राम को अपन 0.5 केजी भी लिख सकते हैं, 0.5 केजी अनुपात 3 केजी। तो इन दोनों को अपन 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये अनुपात आ जाएगा 1:6। ये क्या आ जाएगा डियर, 1:6 के रेशियो में। यानी प्लेसेंटा का जितना वेट है उससे 6 गुना किसका वेट होता है डियर, फीटस का वेट होता है। तो एक चीज आपने नहीं सीखी, प्लेसेंटा का वेट एट टर्म कितना होता है डियर, यस 500 ग्राम के आसपास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में वेट आपने जान लिया, प्लेसेंटा डिस्कोइड शेप होती है ये आपने सीख लिया है। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में और चीज सीखेगा, प्लेसेंटा टोटल जो यूट्रस के अंदर सरफेस होती है, टोटल सरफेस का यस 30% कवर करती है। 30% क्या करती है डियर, कवर करने का काम करती है। और एक रेशियो होता है 80:20। 80:20 ये नॉर्सेट का रेशियो नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये प्लेसेंटा का रेशियो बता रहा हूं। यानी ये फीटल पार्ट होता है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और 20 जो होता है वो होता है मैटरनल, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। यानी टोटल प्लेसेंटा मान लीजिए एट टर्म 500 ग्राम की है, तो उसमें 80% हिस्सा किसका है, फीटल पार्ट का है। देखिए प्लेसेंटा जब बनती है तो दोनों पार्ट से मिलकर के बनती है डियर। जब प्लेसेंटा जब जाइगोट जो बना था वो इम्प्लांट हो रहा होता है, उस टाइम पे कुछ यूट्रस का पार्ट होता है, डेसिडुआ का पार्ट होता है, बेसिलिस डेसिडुआ का, कुछ फीटस का पार्ट होता है। ठीक है, जिसे विलस कहा जाता है, कोरियोनिक विलाइज कहा जाता है। तो वहां पे 20% हिस्सा है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मैटरनल टिश्यू से होता है, और 80% जो है वो फीटल टिश्यू से होता है डियर। तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, 30% हिस्से को ये कवर करता है। एक ये भी क्वेश्चन आता है, एट टर्म प्लेसेंटा, टोटल प्लेसेंटा है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। इसका जो डायमीटर है डियर वो कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। तो इतनी बड़ी प्लेसेंटा 30% एरिया ऑफ यूट्रस को जो है कवर करती है। ठीक है, तो यूट्रस का जितना भी टोटल सरफेस है उसका 30% हिस्सा कौन कवर करती है, प्लेसेंटा अकेली कवर करती है। तो इसके बारे में काफी कुछ अपन ने सीखा, और दोनों का अनुपात होता है 500 ग्राम इस टू 3 केजी। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:6 रेशियो में ये आ जाएगा। ओके बच्चों, चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क होती है प्लेसेंटा, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। जैसा कि मैंने बताया थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है सेंटर से, वेट 500 ग्राम के आसपास होता है। तो यहाँ पे फीटस का 3 केजी, प्लेसेंटा का तो 6:1, उल्टा पूछे तो 6:1। ठीक है, बट वहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था प्लेसेंटा का फीटस से अनुपात क्या है, तो ये 1:6। अगर उल्टा पूछ लेते क्वेश्चन में फीटस का प्लेसेंटा से क्या अनुपात है, तो 6:1 आता। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा 30% एरिया को कवर करती है। टू सरफेस होती है मैटरनल एंड फीटस, जिसमें 80% हिस्सा वो प्लेसेंटा का फीटल ओरिजिन होता है, जबकि 20% हिस्सा 1/5 वो प्लेसेंटा का मैटरनल ओरिजिन का बना होता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। यस और नो, चलिएगा। तो राइट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा डियर, इट इज सी, विच इज 1:6। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एक पोस्टपार्टम पेशेंट है, पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी की बात हो रही है यहाँ पे। वाज इन लेबर फॉर, वाज का मतलब पास्ट टेंस में, मतलब वो लेबर में थी, 32 घंटे तक लेबर चली, एंड हैड 3 रप्चर्ड मेम्ब्रेन फॉर 24 आवर। 24 घंटे में 3 बार रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया गया। क्यों, क्योंकि 32 घंटे लेबर चल रही है, इसका मतलब प्रोलॉन्ग्ड लेबर को ये शो कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर को ये शो कर रहा है। यस और नो, 18 घंटे से ऊपर को प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। प्रोलॉन्ग लेबर को ये शो कर रहा है। यस, फॉलोइंग कंडीशन इज एक्सपेक्टेड इन द पेशेंट, पेशेंट में क्या रहा होगा, क्या कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लेबर हुआ। समझ में आई बात, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझना। एक पोस्टपार्टम पेशेंट है, उसको लेबर 32 घंटे तक चला। लेबर का मतलब जो डिलीवरी प्रोसेस होता है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज पढ़ी है ना आप लोगों ने, उन स्टेजेस में 32 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा, तब जाकर के जो है डिलीवरी वगैरह हुई। ठीक है, 3 बार आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हुआ था। तो
ऐसा प्रोलोंग लेबर होने का क्या कारण रहा होगा? ऑप्शन अपने पास में, उसे सर्विक्स का इन्फ्लामेशन था, उसे एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन था, उसे पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस था, या फिर उसे फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन था। तो देखिए, डिलीवरी के टाइम फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन और पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, यस और नो, क्योंकि ये हो गया कौन, ये हो गया यूट्रस, और ये हो गया अपने पास में सर्विक्स, और आगे हो गया वेजाइना। ठीक है, तो सर्विक्स की बात करें तो डिलीवरी है वो तो यहीं से, इसी के थ्रू होगी ना, यूट्रस और सर्विक्स। और यूट्रस की इंटरनल सरफेस को अपन क्या कहते हैं डियर? इसे क्या कहेंगे अपन? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम को बाद में किसमें, जैसे ही इंप्लांट हो जाता है, इसे डेसीडुआ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेसीडुआ। और डेसीडुआ से ही क्या बनती है? एमनियोन एंड कोरियोन बनती है, जो कि फीटस की मेम्ब्रेन कहलाती है। एम्ब्रियोन एंड कोरियोन, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा रहता है। ठीक है डियर, याद रखिएगा। तो यहां पे देखिएगा, एंडोमेट्रियम या डेसीडुआ या एमनियोन एंड कोरियोन का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग आएगी तो फीटस क्या होगा? एनलार्जमेंट होगा। यस और नो? जिसकी वजह से फीटस नीचे डिसेंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब प्रोलोंग्ड लेबर का एक मोस्ट कॉमन कारण होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इन्फ्लामेशन ऑफ डेसीडुआ, या इन्फ्लामेशन ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन। तीनों एक ही बात है डियर। ठीक है, तीनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। तीनों ऑप्शन में आ गए तो ऑल ऑफ द अबोव भी आपको मिलेगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज है। समझ में आ गया? एंडोमेट्रियम को आफ्टर प्रेगनेंसी डेसीडुआ कहते हैं, डेसीडुआ से लेटर ऑन बेसिलिस से एमनियोन एंड कोरियोन का फॉर्मेशन होता है। बेसिलिस से और कैप्सुलरिस से जो एमनियोन कोरियोन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यस डियर, याद रखिएगा, इन तीनों में से किसी भी एक का इन्फ्लामेशन ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो सर्विसाइटिस से नहीं होगा, यस एंडोमेट्राइटिस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एंडोमेट्राइटिस को और अपन क्या कह सकते हैं? डेसीडुआ का इन्फ्लामेशन, एमनियोन एंड कोरियोन। तो एमनियो कोरियोआइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन भी इसे कहा जा सकता है डियर। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया यहाँ पे, कोरियो एमनियोटाइटिस भी इसे कहा जा सकता है, कोरियो एमनियोनाइटिस। ठीक है, तो ये कंडीशन हो या एंडोमेट्राइटिस हो, इन दोनों ही कंडीशन में प्रोलॉन्ग्ड लेबर देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, यस, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉल इन हेमेटोक्रिट? हेमेटोक्रिट कम होने का क्या कारण है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज होती है, और टोटल हेमेटोक्रिट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हेमेटोक्रिट क्या होता है डियर? हेमेटोक्रिट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सेल इन 1 लीटर ब्लड। 1 लीटर ब्लड में कितनी प्रतिशत सेल्स है, उसे अपन क्या कहेंगे डियर? परसेंटेज ऑफ सेल नहीं, परसेंटेज ऑफ आरबीसी। यस, उसे अपन क्या कहेंगे डियर? हेमेटोक्रिट कहा जाएगा, जो कि नॉर्मली बात करें तो 42 से 46% के आसपास होती है। यानी इतनी आरबीसी 1 लीटर में 42 से 46% हिस्सा केवल आरबीसी का होता है। ठीक है डियर, तो ये मान लीजिए ये 1 लीटर ब्लड लिया, तो इस ब्लड में क्या होगी? आरबीसी सेल होगी। तो यस, आरबीसी होगी यहाँ पे, ये सब मान लीजिए आरबीसी है। तो ये आरबीसी टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना है? यस, 42 से 46% होता है। 42 फीमेल में, 46 मेल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू प्रेगनेंसी में कम क्यों हो जाती है? ऑप्शन है अपने पास में, हीमोडाइल्यूशन यानी ब्लड पतला हो जाता है, दूसरा हीमो कंसंट्रेशन यानी ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हो रहा है, तीसरा ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस तो की कारण नहीं होगा। ठीक है डियर, ब्लड लॉस नहीं होगा, क्योंकि इवन प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या हो रहा है डियर? मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाती है, तो ब्लड लॉस तो उल्टा कम हो जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, तो हार्मोन कभी भी ब्लड के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा डियर। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास 2 बचे, ब्लड गाढ़ा या ब्लड पतला होने की वजह से। तो देखिए, ब्लड गाढ़ा होगा तो सेल्स का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब हीमेटोक्रिट इंक्रीज होगा। शॉर्ट में एससीटी लिखते हैं हीमेटोक्रिट को। तो हीमो कंसंट्रेशन में तो एससीटी बढ़ता है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इस वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है डियर, जिसमें हीमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाता है। तो हीमोडाइल्यूशन
ब्लड पतला होने की वजह से, उस ब्लड पतला कब होगा, जब सेल्स की संख्या कम होगी, तो सेल की संख्या कम होगी तो हीमेटोक्रिट क्या हो जाएगा डियर, कम हो जाएगा। बाकी हीमेटोक्रिट को अगर डिटेल से पढ़ना है तो यस, ब्लड वाले चैप्टर के अंदर मैंने इन्वेस्टिगेशंस में हीमेटोक्रिट को पढ़ा रखा है डिटेल से, किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं, वो सब मैंने वहां पे बता रखा है डियर। तो हीमोडाइल्यूशन की वजह से ब्लड जो है पतला हो जाता है, हीमेटोक्रिट कम हो जाता है डियर, ठीक है। तो राइट आंसर ए। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है अर्गोमेट्रिन इज यूजफुल इन विच कंडीशन। तो एक क्वेश्चन अपन ने किया था अभी अभी, यस और नो डियर। तो अर्गोमेट्रिन, जैसे कि अपन ने मिथाइल अर्गोमेट्रिन बताया था, तो अर्गोमेट्रिन जब भी नाम आ जाए आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, पीपीएच ब्लीडिंग, पीपीएच आना चाहिए। तो पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमरेज को ये क्या करता है डियर, मैनेज करने में काम आता है डियर। यूजफुल इन विच कंडीशन, किस कंडीशन को मैनेज करेगा अर्गोमेट्रिन, पोस्टमार्टम हेमरेज को ये मैनेज करने में काम आता है, ठीक है डियर। बाकी के अंदर ये रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में अपन MgSO4 जो है वो देते हैं। नेक्स्ट, ओके डियर, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वेट गेन अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगल फीटल प्रेगनेंसी। अगर फीटस एक ही है तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है एक मदर का, ठीक है डियर। मान लीजिए बिफोर प्रेगनेंसी मदर का वेट 60 kg है फॉर एग्जाम्पल, तो जब वो टर्म पे पहुंचेगी, वो प्रेग्नेंट हो गई और वो टर्म पे पहुंचेगी, यानी 37 से 40 वीक के अप्रोक्स उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, उस दौरान उसका वेट और कितना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 5 से 8 किलो, 8 से 10 किलो, 10 से 12 किलो, 13 से 15 kg, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है डियर, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना आपको, 10 से 12 kg जो है मदर का वेट जो है इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा 1 kg इंक्रीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगभग 1 kg बढ़ जाता है। 5 kg इंक्रीज हो जाता है डियर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और 5 से 6 kg इंक्रीज हो जाता है डियर थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है डियर। तो पहले ट्राइमेस्टर में लगभग 1 kg, दूसरे में 4 से 5 kg बढ़ जाता है, तीसरे में 5 से 6 kg जो है इंक्रीज हो जाता है। वो किस प्रकार से इंक्रीज होता है वो आपको रटना नहीं है, जस्ट मैं बता देता हूं किसका कितना कितना है, थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है। तो 10 से 12 kg वेट यानी सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सा कैसे बढ़ता है इसका थोड़ा सा एक आइडिया, आप रफली आइडिया रखिएगा, देखिएगा। एट टर्म बात हो रही है यहाँ पे, एट टर्म यानी फीटस कितना हो गया डियर, 37 से 40 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो जब 40 वीक की प्रेगनेंसी यानी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उस दौरान बेबी का वेट 3 kg अपन पढ़ते हैं, होता ही है, या सुनो नॉर्मल वेट इतना ही होता है। नॉर्मल की ही बातें करते हैं अपन यहाँ पे, एबनॉर्मल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा, प्लेसेंटा अभी अभी बताया 500 ग्राम के आसपास जो है प्लेसेंटा हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड यस डियर 600 से 800 ml होता है, तो दोनों का बीच का ले लिया 0.7 किलोग्राम हो गया। ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी होगा यहाँ पे, तो लगभग 1.25 kg यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ब्लड सप्लाई जो है यस 1.5 से 2 लीटर के आसपास ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। क्यों डियर, ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से, इसीलिए वजह से तो हीमोडाइल्यूशन हो रहा था। अपन ने एक क्वेश्चन किया अभी अभी, यस और नो। तीसरा, स्टोर फैट, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है डियर, 2 से 4 kg के बीच में जो है फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है। और यूट्रस भी एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है डियर, 50 से 80 ग्राम के आसपास होता है। एक वर्ड में कहूं तो 60 ग्राम जो है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन होता है, जो कि एट टर्म 1 से 2.5 लगभग 2.25 किलो के आसपास वहां पे हो जाता है। तो इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो अप्रोक्स आपका 10 से 12 kg के आसपास ही यहाँ पे अराउंड आएगा डियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा माइंड में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 12 kg वेट जो है इंक्रीज होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट पता होना चाहिए। एक्सिलरी टेल क्या होती है, दूसरा मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए पहली बात, तो तभी ये इजी लगेगा, ठीक है। आर अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दोनों प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन, किस में चेंज होने की वजह से, स्किन में चेंज, ब्रेस्ट में चेंज, ब्लेडर में चेंज, या यूट्रस में चेंज। तो इसका राइट आंसर होगा डियर ब्रेस्ट के अंदर चेंज, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें एक चेंज होता है एक्सिलरी टेल, दूसरा होता है मोंटेगोमेरी ट्यूबर
कल। अब ये क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए इमेज भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिएगा पहली इमेज में देख पा रहे हैं अपन यहाँ पे, तो देखिएगा ब्रेस्ट के अंदर एक्सिलरी टेल जो है, ब्रेस्ट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ में एक्जिला की साइड में थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है, इस साइज का जो है ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। इसे अपन एक्सिलरी टेल के नाम से जानते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है डियर, सभी में नहीं मिलता है बट मोस्टली जो है काफी फीमेल के अंदर ये देखने को मिलता है। दूसरा चेंज है वो क्या है डियर, यस निप्पल के पास में जो है इस तरीके के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दाने नुमा स्ट्रक्चर, इन्हें अपन कहते हैं डियर मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल के नाम से जाना जाता है। तो मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल भी आप समझ गए हो, एक्सिलरी टेल भी समझ गए हो, किससे रिलेटेड है, ब्रेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन इजी है बट ये दोनों टर्म आपको समझना जरूरी था, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया बच्चों, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, एक और क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे GnRH बोलते हैं, ऑलरेडी दिया है GnRH, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, कौन से हार्मोन की स्टिमुलेट को वो रिलीज करेगा। तो देखिएगा डियर, सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी छोटी होती है। दिस इज द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दिस इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। यस और नो। तो हाइपोथैलेमस याद करिए, पढ़ा था अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम में, काफी डिटेल से पढ़ाया था। एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है ये, तो उनमें से एक GnRH है। इसके प्रभाव से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं डियर। फर्स्ट वन इज FSH एंड सेकेंड वन इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों रिलीज होते हैं डियर। कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और FSH है वो क्या करेगा डियर, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, जो कि ओवा के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग है वो किसमें, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले लगभग LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज नोन एज LH सर्ज। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, इसके बारे में बता चुका हूं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले, ऑलमोस्ट एक दिन पहले इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ठीक है डियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ओव्यूलेशन की डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें से 14 घटा दो, उस दिन ओव्यूलेशन होगा। मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर 32 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो उसमें से 14 घटाइए, तो 32 में से 14 गए तो 18 दिन, 18वें दिन ओव्यूलेशन होगा डियर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। तो यस डियर, FSH और LH दोनों रिलीज करवाता है कौन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बोथ A एंड B। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डियर, इन फीटल सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट इन। यस डियर, फीटल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी या ऑल ऑफ द अबोव। क्या आंसर यहां पे होना चाहिए डियर। तो यहां पे देखिएगा, यस ऑल ऑफ द अबोव, तो आंसर यहां पे गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी और वेन अगर दोनों के अंदर ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, क्योंकि अम्बिलिकल वेन के अंदर क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होगी, आर्टरी होगी, 2 आर्टरी होगी और एक क्या होगी डियर, वेन होगी। तो वेन जो होती है डियर उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उल्टा होता है यहाँ पे, नॉर्मली वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, जबकि एडल्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एडल्ट के अंदर, फीटस में लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है डियर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आप में और मुझ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो है लेकर के जाती है, ये अपन को अच्छे से पता है। ठीक है, जब लेकिन फीटस में ऐसा नहीं है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे
अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड रहेगा, जबकि आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है डियर। ठीक है, वेरी राइट आंसर इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इन अम्लाइकल आर्टरी। अम्लाइकल वेन के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है अपना अगला क्वेश्चन भी। अम्लाइकल कोड कंटेन, अम्लाइकल कोड में क्या क्या होता है? ऑप्शन, 2 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन, 1 आर्टरी 1 वेन। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। इजी सा क्वेश्चन है, बट नहीं आता है तो नहीं आता है, अगर आता है तो आप कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यस AVA फॉर्मूला याद रखो, AVA यानी 2 आर्टरी और 1 वेन। यस डियर, तो याद रखिएगा 2 आर्टरी एंड 1 वेन प्रेजेंट होती है किसके अंदर डियर? अम्लाइकल कोड के अंदर। तो अम्लाइकल कोड के अंदर 1 वेन होगी AVA, ठीक है, और 2 आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होगी डियर। तो आर्टरीज के अंदर दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा? वेन के अंदर होगा। अब एक चीज और क्वेश्चन आता है यहाँ पे डियर, देखो क्या क्वेश्चन आता है समझिएगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक होता है कोर्डो सेंटासिस, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट। दूसरा कोड ब्लड सैंपलिंग, तो ये दोनों एक ही बात है। कोड ब्लड की सैंपलिंग लेना ही कोर्डोसेंटेसिस कहलाएगा, यानी ये 1 और 2 नहीं लिख करके अपन केवल एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। कोर्डोसेंटेसिस का मतलब कोड ब्लड की सैंपलिंग लेना। तो कोड ब्लड की सैंपलिंग आर्टरी से लेते हैं या वेन से लेते हैं? तो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसी से लेंगे ना भैया। तो इसका जो सैंपलिंग है वो किससे लेंगे? अम्लाइकल वेन से लेंगे डियर। किससे लेंगे? अम्लाइकल वेन से। ये भी क्वेश्चन आता है डियर, ठीक है, बट इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में होता है, जो कि 1 होती है नंबर में, उसी से कोड ब्लड सैंपलिंग जो है अपन लेंगे। दूसरा आता है डियर, अम्लाइकल कोड के अंदर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो अम्लाइकल कोड में स्टेम सेल अगर कलेक्ट करनी है तो वो भी अम्लाइकल वेन से ही ली जाती है डियर। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, अम्लाइकल कोड स्टेम सेल कलेक्शन। देखिएगा आजकल नई टेक्निक चल गई है, आफ्टर डिलीवरी जो फीटस डिलीवर हो जाता है उसके बाद में अम्लाइकल कोड के अंदर जो भी अम्लाइकल वेन में जो भी ब्लड है वो क्या होता है डियर, वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फीटस की लाइफ में आगे कुछ कैंसर से इनसे लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस ब्लड को स्टोर किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा, और क्रायो प्रिजर्वेशन होता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 आर्टरी और 1 वेन। 2 क्वेश्चन और साथ में मैंने आपको बता दिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा डियर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट ए प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव, प्रेग्नेंट मदर है RH नेगेटिव है, ऑब्स्टेटिशियन ऑर्डर एन इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट उन्होंने ऑर्डर किया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग दिस टेस्ट? तो पहली बात तो कूम्ब टेस्ट जो है डियर 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पता लगाता है डियर, ये पता लगाता है एंटीजन का, और इनडायरेक्ट है वो एंटीबॉडी का पता लगाता है। इससे ये तो जाहिर हो गया कि वो ऑब्स्टेटिशियन एंटीबॉडी का पता लगाना चाह रहा है, एंटीजन का पता लगाना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी में से होगा। 2 ऑप्शन अपने पास में गलत हो गए कि वो फीटल ब्लड में RH फैक्टर जो कि एक एंटीजन है, या फिर मदर के ब्लड में RH फैक्टर वो भी अगेन एंटीजन है। तो एंटीजन का पता तो डायरेक्ट कूम टेस्ट से लगाएगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लिखा होता कि डायरेक्ट कूम टेस्ट ऑर्डर किया तो यहाँ पे इन 2 में से आंसर होता। ठीक है डियर, इसमें से आंसर नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट एंटीबॉडी का पता लगाता है और डायरेक्ट जो है वो एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ब्लड वाले चैप्टर में हेमेटोलॉजी के अंदर जो है अपन इन्वेस्टिगेशन वाला जो सेशन पढ़ते हैं, देखिए हर MSN के हर चैप्टर को मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर सारे इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, फिर उसकी फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, देन आफ्टर डिजीज कंडीशन पे अपन आते हैं डियर। यस और नो? तो वहां पे मैंने कूम्ब टेस्ट आपको पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा। तो डायरेक्ट है वो एंटीजन का पता लगाते हैं, इनडायरेक्ट है वो एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। और ये जो है डियर, यस, ऑटो इम्यूनिटी और अपन बोल सकते हैं ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी,
का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी एंड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का एक एग्जांपल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मदर अगर आरएच नेगेटिव है और मदर के जो वोम्ब में अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान थोड़ा सा फीटल ब्लड मदर के अंदर जाएगा और मदर के अंदर क्या बना देगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो मदर के अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जब नेक्स्ट टाइम डिलीवरी होगी, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा वो कंसीव करेगी, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बन चुकी है जो कि कौन सी होगी, आईजीजी होगी, आईजीजी, जो कि मदर से फीटस में चली जाएगी और फीटस को कंप्लीटली डैमेज कर देगी, और उस कंडीशन को अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस कहते हैं। इस डिजीज को डिटेल से अगेन ब्लड वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी डी, जिसे रोगाम भी बोलते हैं। ये यस और नो, ये रोगाम के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी डोज 300 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी होती है, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट, दोनों के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए डियर। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट है वो मदर को ऑर्डर किया गया है, यानी मदर की एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल आरएच नेगेटिव फैक्टर। यस, आरएच नेगेटिव नहीं, फीटस में तो पॉजिटिव बताया ना मैंने यहाँ पे, तो यस, मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल आरएच पॉजिटिव फैक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर डी यहाँ पे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और इसने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो आरएच पॉजिटिव है और फीटस भी आरएच पॉजिटिव हो गया, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा प्लेसेंटा सेपरेशन के दौरान, और मदर के अंदर चूंकि आरएच नेगेटिव था तो यहाँ पे इसका आरएच पॉजिटिव था, तो थोड़ा सा ब्लड इधर जाने की वजह से मदर में एंटीबॉडी बन जाएगी उस ब्लड के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट टाइम जब वो कंसीव करेगी तो चूंकि मदर में एंटीबॉडी बन चुकी है और बच्चा अगर फिर से आरएच पॉजिटिव हुआ तो मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू ये आईजीजी एंटीबॉडी कहाँ पे चली जाएगी डियर, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन शामिल किया था पहले। ठीक है, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, वो किस में चली जाएगी, फीटस में, और फीटस को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में डी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। देखिएगा, परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द मदर इज, मदर को एक्टिव फीटल मूवमेंट महसूस होना, बोलते हैं ना कि पेट में लात मारा, लाइक एक मूवी में देखा होगा आपने, ऑल इज वेल बोलते तो वो बच्चा लात मारता है। ठीक है, दैट इज नोन एज क्विकनिंग। उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्विकनिंग कहा जाता है। यूजुअली 16 वीक से शुरू हो जाती है, 16 वीक से, कुछ बच्चों में लेट भी होती है, 24 वीक तक तो लास्ट होनी चाहिए। ठीक है डियर, लेकिन 16 वीक से यूजुअली स्टार्ट हो जाती है, 16 वीक की प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज क्विकनिंग। तो फीटल मूवमेंट दैट इज परसेप्ट बाय द मदर इज नोन एज क्विकनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी, बाकी अदर जो साइन है डियर, हैगार साइन में बता चुका हूं, वहां पे स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। ठीक है, हैगार साइन क्या होता है, इट इज द सॉफ्टनिंग और लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। पामर साइन है, ये तो विजाइनल पार्ट का जो सॉफ्टनिंग है वो पामर साइन कहलाता है। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआती क्राउनिंग से होती है। फर्स्ट स्टेज में जब बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है सर्विक्स फुली डायलेट हो जाती है, उसके बाद में हेड जो है +2 या 3 स्टेशन पे आता है, उसके बाद हेड दिखना, बच्चे का हेड दिखना शुरू हो जाता है, उसी चीज को अपन क्राउनिंग कहते हैं डियर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल वॉल की डस्की ह्यू यानी वेस्टिबुलर एरिया की और डिसकलरेशन हो जाना, ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाना क्या कहलाता है। तो पिछले लेक्चर में अपन एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था इस चीज को अपन चैडविक साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, चैडविक साइन कहा जाता है। यस और नो, बट इसमें तो चैडविक साइन ऑप्शन में ही नहीं है,
यस और नो, चैडविक साइन ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा, यस डियर, जैक्यूमर साइन को चैडविक साइन ही बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, यस, नई चीज सीखी आपने, चैडविक साइन को ही जैक्यूमर साइन के नाम से जाना जाता है। तो समटाइम्स इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ विजाइना, सर्विक्स एंड वल्वा इज नोन एज जैक्यूमर साइन। ये मोस्टली 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में अगर वेजाइनल असेसमेंट किया जाएगा तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, डस्की ह्यू कलर वहां पे दिखाई देगा डियर। और इसके दिखाई देने का कारण भी है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पे चली जाएगी, पेल्विक एरिया में चली जाती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हुआ, सब चीजें हुई है वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे वो ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, वेजाइनल पार्ट के अंदर ज्यादा। इट इज क्वाइट नॉर्मल, ये एबनॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है डियर। तो जैक्यूमर साइन और चैडविक साइन एक ही है, दोनों का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक डिजीज मैंने पढ़ाई थी आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, उससे रिलेटेड है ओसिएंडर साइन, ठीक है। तो ये चीजें अलग हो गई, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। तो राइट आंसर इज सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कैन बी डिटेक्टेड इन केस ऑफ, इनमें से किसमें एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा डियर, एचसीजी का सिक्रीशन कौन करता है डियर? यस, ट्रोफोब्लास्ट सेल करती है, शुरू में ट्रोफोब्लास्ट सेल करती है, ठीक है, बिफोर मेकिंग ऑफ प्लेसेंटा, उसके बाद में प्लेसेंटा करती है, प्लेसेंटा से भी ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन का रिलीज होता है, यानी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो ये प्रेगनेंसी राइट आंसर हो गया। अगला हाइडेटी फॉर्म मोल, तो हाइडेटी फॉर्म मोल है एक फॉल्स प्रेगनेंसी होती है, जिसके अंदर ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर स्पर्म जो है ऐसे ओवम को, ये देखो स्पर्म में अपने पास या तो 22 + X होंगे या फिर क्या होंगे डियर, 22 + Y होंगे। अपन प्लस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, या फिर लिखते हैं 23, या फिर 23, Y, यानी 23 में से एक Y है, 23 में से एक X है, या तो ऐसे लिखते हैं और प्लस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई बार मैं ऐसे लिख देता हूं, कई बार ऐसे, कंफ्यूज मत हो जाना। प्लस लिखता हूं तो 22 प्लस लिखेंगे, यानी टोटल 23 हो गए, और ऐसे लिखता हूं 23X, मतलब 23 में से एक X है, 23 में से या फिर एक Y है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर नो अपन ये क्या है डियर, क्रोमोसोम, नो क्रोमोसोम, यानी ओवम में क्रोमोसोम नहीं है, और ये अगर फर्टिलाइज होंगे तो क्या फीटस बनेगा? नहीं बनेगा, फॉल्स प्रेगनेंसी वहां पे हो जाएगी। इसी को अपन हाइडेटी फॉर्म मोल कहते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक ही के अंदर दो मतलब स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज कर दे एक ही ओवम को, तो उस कंडीशन में भी हाइडेटी फॉर्म मोल बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा कोरियो कार्सिनोमा क्या कहलाता है डियर? एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा है एक तरीके से, और एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा होगा तो भी एचसीजी का, ट्रोफोब्लास्टिक सेल का कैंसर होगा तो भी एचसीजी का लेवल तो बढ़ेगा, यानी तीनों ही कंडीशन में एचसीजी तो बढ़ेगा, यानी आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसका मतलब आपने देखा होगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूपीटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉपर से यूरिन की बूंद डाली जाती है, ये सुनो, ड्रॉपर से डालते हैं, फिर यहाँ पे 2 लाइनें आती है, वो प्रेगनेंसी का कंफर्मेटरी टेस्ट बताता है। एक टेस्ट लाइन होती है और एक एचसीजी लाइन होती है। अगर ये लाइन आ गई, ये तो टेस्ट लाइन है, ये आने का मतलब ये स्ट्रिप सही है, दूसरी लाइन आ गई, इसका मतलब एचसीजी का लेवल है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इन तीनों कंडीशन में ही ये टेस्ट किया जाएगा तो इस स्ट्रिप में टेस्ट पॉजिटिव आएगा बच्चों, यस और नो, याद रखिएगा। चाहे ट्रू प्रेगनेंसी हो, चाहे हाइडेटी फॉर्म मोल बन जाए, चाहे कोरियो का कार्सिनोमा हो जाए, कैंसर हो जाए, तीनों ही कंडीशन में ये टेस्ट अगर करेंगे, यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में एचसीजी का लेवल बढ़ जाता है। और ये टेस्ट किसको नापता है? ये टेस्ट एचसीजी को ही नापता है। क्लियर है आपको? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाती है? तो देखिएगा डियर, बात करते हैं ओवरी के अंदर मैच्योर ओसाइट होगी, तो जैसे ही यहाँ पे LH सर्ज होगा, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, बढ़ते ही यस, दीज आर द फिम्ब्रीज, दिस इज द एम्पुला, और ये होगी फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया अपना
यूट्रस। तो जैसे ही यहाँ पे एलएस सर्ज होगा, एलएस सर्ज होते ही यहाँ पे ये जो है ओवम सेल यहाँ पे आ जाएगी और पीछे कौन रह जाएगा, यस ग्राफियन फॉलिकल पीछे बच जाएगी। तो अगर ये फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, ये स्पर्म से क्या हो गया, ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल है वो बाद में बदल जाएगी किसके अंदर डियर, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। और क्या करेगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगी, ताकि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम तैयार हो सके, ताकि ये जो जाइगोट बना है वो जाकर के आगे इम्प्लांट हो सके। आई बात समझ में यहाँ पे। तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम भी मैंने समझा दिया, और ये किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से ही बनता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो ये किस में बदल जाएगा डियर, ये एक जो है अपन बात करते हैं अभी किस में बदल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल रहा है, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, फिर ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जरूरत कब है, जब ये फर्टिलाइज हो जाए तब इनकी जरूरत है, अदरवाइज तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसमें बदल जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू यस कॉर्पस ल्यूटियम। राइट आंसर हो जाएगा ए। दैट्स इट। फंक्शन क्या है इसका वो भी मैंने आपको बता दिया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेटरल पोजीशन शुड बी अवॉइडेड, सॉरी क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है डियर, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन यहां पे लिखना है, गलत टाइप हो गया है। सुपाइन पोजीशन शुड बी अवॉइडेड टू प्रेग्नेंट मदर बिकॉज इट मे कोज। तो लेटरल पोजीशन तो देते हैं उल्टा प्रेगनेंसी में, अवॉइड नहीं करवाते हैं। सुपाइन पोजीशन अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, सुपाइन एंड प्रोन दोनों अवॉइड करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्यों अवॉइड करवाते हैं डियर, तो अगर मदर सुपाइन पोजीशन में लेटेगी तो उसकी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने से क्या होगा, दो इफेक्ट होंगे। मदर के अंदर क्या होगी डियर, डिक्रीज वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न कम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मदर के अंदर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे सुपाइन हाइपोटेंशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा डियर, सुपाइन हाइपोटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा डियर, फीटस के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसकी वजह से नहीं, एक्चुअली ये हो रहा है डिक्रीज बीपी की वजह से, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू फीटस, फीटस को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा डियर। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यही पूछा कि क्यों, तो सुपाइन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं, हमेशा लेटरल पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विच इज सुपाइन हाइपोटेंशन। इसके अलावा कौन कौन सी पोजीशन नहीं देते हैं, ये पोजीशन स्टोमक स्लीपिंग भी नहीं देते हैं और बैक स्लीपिंग यानी सुपाइन पोजीशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि सुपाइन पोजीशन क्या कर देगी, सुपाइन हाइपोटेंशन करेगी मदर में और फीटस के अंदर ब्लड नहीं पहुंचेगा। दूसरा, इस पोजीशन से फीटस दब जाएगा यहाँ पे, इट इज मोर डेंजरस देन दिस, इससे भी ज्यादा डेंजरस ये वाली पोजीशन, प्रेगनेंसी में ये पोजीशन भी बिल्कुल नहीं देते हैं। लेफ्ट पोजीशन वहां पे अपन दे सकते हैं, लेटरल पोजीशन वहां पे अपन दे सकते हैं। ठीक है डियर, याद रखिएगा। यस डियर, तो आज के सेशन में अपने काफी सारे क्वेश्चन करिए, तो अभी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीएनए की ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से हमारे साथ में जुड़ करके अपनी लर्निंग जर्नी की शुरुआत करिए। ऑल द बेस्ट।